हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ मिथिलेश। मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 2 ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, भारत के निम्नलिखित में से किस वायसराय ने, वायसराय या गवर्नर जनरल कह सकते हैं, निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकाय बनाने की पहल की? तो निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकाय बनाने की जो पहल की वो हैं लॉर्ड रिपन साहब। तो लॉर्ड रिपन का कार्यकाल 1880 से 84 के बीच थे। इन्हें भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है और 1882 ईस्वी में स्थानीय स्वशासन अधिनियम पारित किया था। इन्हीं के काल से संबंधित है इल्बर्ट बिल विवाद जो हुआ था, और लॉर्ड रिपन के काल में ही सिविल सेवा की आयु 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी थी। और हंटर कमीशन जो कि शिक्षा से संबंधित था 1882 में नियुक्त किया गया था, इन्हीं काल में किया गया था। और इन्हें भारत का उद्धारक के नाम से भी जाना जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा बोला गया था कि ये भारत के उद्धारक हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, भारत का विजेता निम्नलिखित में से किसे कहा गया है? तो जो भारत का विजेता कहा गया है वो रॉबर्ट क्लाइव को कहा गया है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव को भारत का विजेता भी कहा जाता है। इनका जो कार्यकाल 1757 से 60 के दौरान और 1765 से 67 के दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल थे। ठीक है, बंगाल के गवर्नर जनरल थे। प्लासी के युद्ध में नवाब के एक बड़ी ताकत होने के बावजूद भी अंग्रेज़ों से हार गए थे, इसलिए इनको फिर दोबारा 1755 ईस्वी में भारत वापस बुला लिया गया था। तो अंग्रेज़ों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट आदमी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा अस्थाई बंदोबस्ती कब लागू किया गया? तो अस्थाई बंदोबस्ती है जो लागू किया गया 1793 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर हो गया 1793। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा बंगाल में राजस्व का अस्थाई बंदोबस्त शुरू किया गया। अस्थाई समझौता जमींदारों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच एक समझौता था। इस अस्थाई बंदोबस्त ने जमींदारों को भूमि का प्राथमिक स्वामित्व दिया और कंपनी को दे राजस्व राशि तय की। और इसमें कितना परसेंट भूमि भाग में आता था? तो 19% आता था। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और कॉर्नवालिस ने कॉर्नवालिस कोड भी 1793 में ही लागू किया था। ब्रिटिश भारत में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह प्रचलित था। तो रैयतवाड़ी, महलवाड़ी और एक हम लोग देखे जमींदारी वाला। तो ब्रिटिश भारत में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह प्रचलित था कहाँ? तो ये साउथ इंडिया में प्रचलित था। तो दक्षिण भारत, ऑप्शन बी हो गया हमारा। 1820 में रैयतवाड़ी चालू हुआ था। यह ब्रिटिश भारत में एक प्रमुख राजस्व संग्रह विधि थी जो दक्षिणी भारत के विशेष रूप से मद्रास प्रेसिडेंसी में प्रचलित थी। यह कप्तान अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो के द्वारा तैयार किया गया था। इसका सिद्धांत प्रत्येक कृषक से भू राजस्व का प्रत्यक्ष संग्रह था, यानी डायरेक्ट जो कृषक थे उन्हीं से टैक्स वसूला जाता था। तो ये हो गया रैयतवाड़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पांचवा सवाल है, आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था, क्या था? तो ऑप्शन पढ़िए। भारतीय हस्तशिल्पों का निर्यात में वृद्धि हुआ। तो हस्तशिल्प का निर्यात में वृद्धि नहीं हुआ था, ये तो बिल्कुल गलत बात है। भारतीयों के स्वामित्व वाले कारखानों की संख्या में वृद्धि हुई, बिल्कुल नहीं। अंग्रेजों के स्वामित्व वाले कारखानों में वृद्धि हुआ। कृषि का पिछड़ापन हुआ, हाँ ये सही है, कृषि का पिछड़ापन हुआ। और भारतीय कृषि का वाणिज्यिकीकरण भी हुआ। तो फिलहाल इसमें जो ऑप्शन है उसके अनुसार हो गया कृषि का पिछड़ापन। 19वीं शताब्दी में ब्रिटेन में औद्योगिकीकरण के पश्चात भारत में उद्योगों का पतन एवं कृषि में वाणिज्यिकीकरण को बढ़ावा मिला। परिणाम स्वरूप उद्योग एवं कृषि में पिछड़ेपन की दयनीय स्थिति उत्पन्न हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व के लिए भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता था, तो ऐसा कौन था? तो ऐसा रैयतवाड़ी प्रथा था। अभी हम लोग ऊपर में पढ़े 4 नंबर सवाल कि रैयतवाड़ी प्रथा में मतलब किसान से डायरेक्ट टैक्स वसूला जाता था। 1820 में मद्रास प्रांत में थॉमस मुनरो द्वारा चालू किया गया था।
चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी? तो बंगाल के एक नवाब थे अलीवर्दी खां, जो बंगाल के लिए बहुत ही अच्छा काम किए। इन्हीं का कहना था कि अगर इन्हें छेड़ा ना जाए तो वे शहद देंगे, अब यदि इन्हें छेड़ा जाए तो वे काट काट के मार डालेंगे। अलीवर्दी खां सरफराज खां को गिरिया के युद्ध में 1740 में पराजित करके बंगाल का नवाब बनता है। और अलीवर्दी खां ने बंगाल में अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों की गतिविधियों पर अंकुश भी लगाया था। अलीवर्दी खां की मृत्यु 1756 में हो गई। इसके बाद इसका उत्तराधिकारी, इसका नाती सिराजुद्दौला शासक बना। तो सिराजुद्दौला अलीवर्दी खां का नाती था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? तो ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया यह है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील दूर नदिया जिले में गंगा नदी किनारे प्लासी नामक स्थान पर हुई थी। इस युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी, तो दूसरी ओर बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेना थी, जिसे ब्रिटिश वाले ने हरा दिया। कैसे? तो धोखे से हराया। इस युद्ध में कंपनी को बहुत लाभ हुआ। जो व्यापार के लिए आई थी, अंग्रेजों का नेतृत्व इसमें लॉर्ड क्लाइड ने किया था। मराठों का सरदेशमुखी था। तो सरदेशमुखी क्या था? तो एक प्रकार का टैक्स था जो देशमुखों पर लगाया जाता था। मराठा साम्राज्य मुगल शासन से के निरंतर विरोध से उत्पन्न होने वाला एक और शक्तिशाली क्षेत्रीय राज था। मराठा साम्राज्य की राजधानी पूना भी बनी थी। यह राजस्व या उत्पादन पर मात्र 25% लगाया जाता था। तो एक है सरदेशमुख जो टैक्स है, और मराठा साम्राज्य में ही एक और टैक्स था चौथ, तो जो 1/4 लगता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। पुरंदर की संधि किनके मध्य हुई थी? तो पुरंदर की जो संधि थी वो मराठों और मुगलों के बीच में हुआ था। तो मराठा की तरफ से शिवाजी थे और मुगल की तरफ से जय सिंह थे। तो ये 1665 ईस्वी में हुआ था। 1665 ईस्वी की पुरंदर की संधि जय सिंह प्रथम और छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच हुई। इस संधि पर 11 जून 1665 को हस्ताक्षर किए गए थे। मुगल सम्राट औरंगजेब की ओर से कौन था? तो राजा जय सिंह था। शिवाजी ने इस संधि के तहत 23 किलो को सम्राट को सौंपने के लिए सहमति व्यक्त की, जबकि मुगल सम्राट ने राजगढ़ और उसके राजस्व सहित 12 किलो पर शिवाजी के अधिकार को मान्यता दी। अच्छा, शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब के द्वारा दिया गया था। शिवाजी के अष्टप्रधान परिषद के अंतर्गत परराष्ट्र के मामलों का मंत्री क्या कहलाता था? परराष्ट्र के मामलों का मंत्री यानी विदेश मंत्री आपसे पूछ रहा है, तो विदेश मंत्री कौन कहलाते थे? तो सुमंत कहलाते थे। चलिए, तो आपको याद रखना है 8 लोग का था ग्रुप। तो देखिए, पेशवा प्रधानमंत्री होता था, अमात्य मजुमदार वित्त मंत्री होता था, सुरनवीस या सचदेव सचिव होता था, वाक्यानवीस आंतरिक मंत्री, सर नौबत सेनापति होता था या कमांडर इन चीफ। चलिए, सुमंत या दबीर कहते थे विदेश मंत्री को, न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश होता था, और पंडित राव उच्च पुरोहित हुआ करता था। तो शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहते हैं, जबकि अष्टदिग्गज आपको पूछा जाए तो आपको बताना है KDR कृष्णदेव राय। नवरत्न कहे तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और अकबर के दरबारियों को नवरत्न कहा जाता था। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना नायक रॉबर्ट क्लाइव को प्राप्त विजय के परिणाम स्वरूप उसे क्या मिला? तो देखिए, प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 को हुआ, जिसमें ब्रिटिश की तरफ से जो नेतृत्व कर रहा था वो रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव सिराजुद्दौला को हराने के बाद इसको क्या मिला था? इसको पुरस्कार स्वरूप बंगाल का गवर्नर बनाया गया। तो सही उत्तर हो गया, इसको बंगाल का गवर्नर इसे नियुक्त किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1764 ईस्वी में हुए बक्सर के युद्ध में भारतीय संघ में कौन कौन शामिल था? तो बक्सर का जो युद्ध हुआ 1764 में, इसमें अंग्रेजी सेना के खिलाफ तीन मोर्चों से लड़ रही थी भारतीय सेना। तो भारत की तरफ से कौन थे?
तो मीर कासिम, शुजा-उद-दौला और शाह आलम द्वितीय। मीर कासिम, शुजा-उद-दौला और शाह आलम द्वितीय, ये आपका ऑप्शन नंबर डी में हो गया। लेकिन फिर भी ये तीनों की संयुक्त सेना पराजित हो गई और अंग्रेज़ों का भारत पर प्रभुत्व हो गया। तो इस सेना में अवध के नवाब थे, एक बंगाल के नवाब था और एक मुगल सम्राट की संयुक्त सेना के बीच लड़ाई हुआ, फिर भी हार गए। बाद में फिर इलाहाबाद की संधि हुई। 14 नंबर सवाल है, बक्सर युद्ध का सबसे प्रमुख कारण क्या था? तो ऑप्शन आपके सामने है, बाकी ऑप्शन इधर देखिए। तो बक्सर युद्ध का जो प्रमुख कारण था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा वाणिज्यिक अधिकार का दुरुपयोग करना, वाणिज्यिक अधिकार का दुरुपयोग करना, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ व्यापार करने आई थी लेकिन यहाँ राजनीति में वो पार्टिसिपेट करने लगी, इसीलिए बक्सर का युद्ध हुआ था। अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो ये सब लुटेरे थे, ये तो अफ़गानिस्तान का था, अफ़गानिस्तान में अभी भी इसे भगवान की तरह पूजा जाता है। चलिए, तो अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर 8 बार आक्रमण किया था, 1748 और 1767 के बीच। उत्तरी भारत को दिल्ली और मथुरा तक लूट लिया था ये। और 1761 ईस्वी में ही पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था जिसमें मराठा लोग इससे हारे थे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारतीय इतिहास में किंग मेकर के नाम से कौन जाने जाते हैं, यानी निर्माता भी नाम से कहते हैं? तो सैयद बंधु के नाम से जाने जाते हैं ये सब। तो सैयद बंधु कौन थे? तो सैयद बंधु में थे हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां, हुसैन अली और अब्दुल्ला खां। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो गया। भारतीय इतिहास में सैयद अब्दुल्ला खान और सैयद हुसैन अली खान को किंग मेकर के नाम से जाना जाता है। इन्हें सैयद बंधु के नाम से भी जाना जाता है। औरंगजेब की मृत्यु जब 1707 में हुआ, उसके बाद सैयद बंधु मुगल दरबार में अत्यधिक प्रभावशाली हो गए और 1713 में सैयद बंधुओं की मदद से ही फर्रुखसियर दिल्ली का शासक बना। लेकिन 1719 में फर्रुखसियर को ही इन्होंने मार डाला। पूछेगा कि सैयद बंधु कै गो मुगल सम्राट को बनाया था राजा? तो 4 का। कृषि के वाणिज्यिकीकरण के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? पहला ऑप्शन है नगद फसल का उत्पादन बढ़ा, क्षेत्रीय आधार पर कृषि उत्पादन का विशिष्ट कारण हुआ, वाणिज्यिकीकरण के नीति से किसान की माली हालत सुधरी, और इसने जमींदारी ऋणदाता व्यापारी के तंत्र को स्थापित किया। तो देखिए सब सही है, लेकिन इसमें गलत ये है कि वाणिज्यिकीकरण की नीति से किसानों की माली हालत सुधरी, सुधरी नहीं और बिगड़ी। तो इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर सी। 18 नंबर सवाल है, दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित अफवाह सिद्धांत की, अफवाह नहीं अफवाह होना चाहिए, ड्रेनवेल थ्योरी की सिद्धांत की सही परिभाषा नीचे के किस कथन से आती है? तो देखिए आप ऑप्शन पढ़ लीजिएगा। फिलहाल जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी कहता है कि भारत के राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पादन को निर्यात कर दिया जाता था, जिसके लिए भारत का कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था। तो दादा भाई नौरोजी को वयोवृद्ध पुरुष के नाम से जानते हैं और इन्होंने ही भारत में सबसे पहले भारतीयों का प्रति व्यक्ति आय के बारे में बताए थे। 19वां है, किसने यह विचार दिया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? तो भारत में जो ब्रिटिश आर्थिक नीति है वो घिनौनी है, ये कार्ल मार्क्स कहे थे। किसने कहा था? तो कार्ल मार्क्स कहे थे। लेकिन भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन, जिसे वयोवृद्ध पुरुष अभी पढ़े हम लोग दादा भाई नौरोजी, ड्रेनवेल थ्योरी दिए थे। लेकिन ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है किन्होंने कहा? तो कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ब्रिटेन के रहने वाले थे, समाज साम्यवाद के जनक, लेकिन ये बाद में जर्मनी में चले गए थे। तो अंग्रेजी शासन के दौरान आर्थिक दोहन का सर्वप्रथम विचार दादा भाई नौरोजी ने अपने पत्र इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया में किया। इसमें ब्रिटिश घिनौनी नीति को उजागर किया गया तथा दादा भाई नौरोजी ने अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में भारत के प्रति व्यक्ति आय का आकलन कर भारत में चल रही ब्रिटिश नीति की निंदा की। तो फिलहाल इसका आंसर हो गया कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संधि के माध्यम से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई? तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी जो प्राप्त हुई वो इलाहाबाद की संधि से प्राप्त हुई। और इलाहाबाद की दो संधियां हुई थी। तो इलाहाबाद की जो प्रथम संधि हुई थी, एकदम याद रखिए, 12 अगस्त 1765
और दूसरी हुई थी 16 अगस्त 1765। तो 4 दिन के अंतराल पे 2 संधियाँ हुई थी। ठीक है, तो आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर करें। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।